स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आपके सामने बीपीएससी टीआरई 3 का जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसके जनरल पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे तो हम इसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते थे, पर क्वेश्चन पेपर लाने का मकसद सिर्फ आपके सामने ये है कि आप ये देखें कि वहाँ जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उस वहाँ जब मुझे मिला था ये क्वेश्चन पेपर, तो मैंने वहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, या फिर मेरी क्या भी एक्टिविटी थी, उसको आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया था पेपर को, और किस पोर्शन को पहले करते हैं किस पोर्शन को बाद में, इसकी भी वीडियो आएगी। लेकिन पहले हम जनरल पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। जनरल पेपर 6 to 8 का अगर स्टूडेंट है वो किसी सब्जेक्ट का है तो वो सबके लिए कॉमन हो जाता है। चलिए देख लेते हैं हम आगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट, जो कि जनरल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित, ये करंट अफेयर का है, ये बदलता रहता है लेकिन फिर भी इसे देख लेते हैं हम। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी? वैसे अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी थोड़ा गेस लगाएंगे फिर भी सही हो जाता, और सही भी है, चीन। यहाँ पे ऑप्शन सी 31 का करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का, क्लॉस थ्रॉप। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? और ये जब न्यूज़ आई थी तो हर चैनल वाले, हर यूट्यूब पे तो हर चैनल पढ़ा रहा था, तो इसलिए ये यहाँ पे उत्तराखंड रहेगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया था उत्तराखंड का, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? कैंसर के लिए है। और ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मुंबई में उद्घाटन इसका किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन मैकलॉगलिन। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोरापुट। 39 नंबर क्वेश्चन है, बालतोरो हिमनद अवस्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम में। जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते हैं कि सिया बाबा बियाही, सियाचिन, बातुरा, बालतोरा, बियाफो, हिस्पार, ये कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में। तो ये बालतोरो कहाँ का हो जाएगा? काराकोरम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है, यह अरावली से घिरा है। ऑप्शन बी है, यह दक्कन पठार का भाग है। दोनों सही हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अल्पोसी झील।
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या बायोम ब्रैकेट में है चैपरैल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ये आप किसी भी एग्ज़ाम को की तैयारी करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि एग्ज़ामिनर क्या सोचता है, एग्ज़ामिनर के माइंड में क्या चल रहा है। आप जब प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो आप एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या संभावनाएं होती है या कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहा है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैंने तैयारी की थी तो प्रीवियस ईयर पहले ही मैंने उठा के देखा था। मैं किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करती हूँ तो पहले प्रीवियस ईयर उठा के देखती हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, जब मार्च में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे तो मैं लिख के भी जब आंसर की आई थी तो मैंने तुरंत मैच भी किया था, तो 90 करेक्ट हो रहे थे। जनरल पेपर में मेरा केवल 25 करेक्ट हो रहा था और मैथ में 31 है, साइंस में 34 है। इसके बाद जब री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी एनालिसिस हम करेंगे आगे वाली वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब से मैच किया था तो 93 आया और फाइनल जब आया तो 94 करेक्ट हुए और BPSC 3 में सिलेक्शन हुआ, TI 3 में सिलेक्शन हुआ मेरा मैथ एंड साइंस में। और लड़कियों के लिए कहा जाता है खास करके कि उनकी मैथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप ऐसी वीडियोस मेरी आएंगी कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों की मैथ अच्छी नहीं होती। आप देख सकते हैं मैथ में भी 32 नंबर करेक्ट थे और साइंस में 36 करेक्ट था मेरा ओवरऑल 40 में से। तो ये वीडियोस मैं लाने वाली हूँ कि कहाँ से आप तैयारी करें, NCERT का कौन सा पोर्शन पढ़ें। तो आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर लिखिए। यहाँ पे हवाओं के नाम दिए गए हैं और वो किस प्रकार की हैं या कहाँ से हैं वो दिया गया है ऑप्शन। जैसे कि फॉन का होगा गर्म स्थानीय हवा है, सॉरी फॉन का हो जाएगा बर्फ़ खाने वाली हवा है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए का 4, B 3, C 2, D 1। यहाँ ये हवाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हवाओं को अलग से याद कर लीजिएगा और उनके स्थानों के नाम और वो किस टाइप की हवाएं हैं, शीत में या गर्म है कि ठंडी हवाएं हैं, वो ज़रूर याद करिएगा, वो आता है एग्ज़ाम में। इसका तो 43 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, टफ किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, आग्नेय सेल के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 45 का, अनौपचारिक बस्ती के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मरूद भी निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 46 का, मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेशवा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एर्नेस्ट की हत्या कर दी थी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर एवं बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन नंबर 50 है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस था, वैसे मैंने तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाया था और यूट्यूब पे भी दिखा रहा था, पर इसमें थोड़ा सस्पेंस है तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डरबन से ट्रांसवाल तक। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 54 है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को।
देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ से मैथ स्टार्ट है और आप देख सकते हैं मैथ कितने छोटे छोटे आते हैं और फिर भी हमारी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के अलावा क्वेश्चन पेपर को लेके बैठते तो हमको लगता है अरे ये तो इतना आसान था, ये तो हम यूं ही कर लेते। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होते हो, वो स्थान एकदम हॉट पॉट की तरह होता है, 440 वोल्ट की सीट पे समझ लो आप बैठे होते हो, उस प्रेशर को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब वहाँ पे बैठे तो अपने आप को सबसे पहले तो स्थिर करने, पेशेंसफुल करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम, जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसी को हम अगर थोड़ा, आप देखेंगे आगे वाले, जब मेरा 1 मिनट इसमें एक क्वेश्चन में चला गया था तो फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, लेकिन पहले क्वेश्चन में तो मैंने 1 मिनट दे ही दिया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56 में। यहाँ 55 का है, ये इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 का पावर 4, यहाँ पे ये माइनस में है, ये देख लेंगे। तो 3/2 जब यहाँ पे आप जानते हैं, इसको चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, आपके सामने सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ 2/3 है, जब इसको यहाँ पे, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया था, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, तो हमने 2/3 को डायरेक्ट 3/2 लिख के, और यहाँ जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप चेंज कर रहे हो। उसके बाद जानते हैं आप, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 4 और 2 प्लस करके 6 हो जाएगा, 3/2 का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की पावर -2, मतलब इसी का -2 का x की पावर -2 की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपको मिल गई थी, ये x की वैल्यू, और x का पावर -2 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप यहाँ -2 करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव में आ जाता है, तो यहाँ 2/3 का क्या हो जाता, 12 हो जाता। तो 2/3 का तो 12 होता, लेकिन 3/2 अब जब करते तो ये माइनस में हो जाता पावर, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज करते हो तो उसकी पावर जो नीचे पॉजिटिव होती है ऊपर जाती तो वो नेगेटिव हो जाती। जैसे कि अगर 1/x की पावर 1 लिखे हैं तो हम इसको, या 1 ना भी लिखो तो 1 समझा जाता है, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो x इनवर्स लिखेंगे, x की पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो यहाँ पे 2/3 का पावर 12 तो आया था, लेकिन माइनस यहाँ 3/2 का -12 भी करेक्ट होता। तो पहले मैंने ये सॉल्व किया तो ये सही हो गया, फिर ये सही हो गया, तो दोनों को सही करके ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं डिटेल काफ़ी लिख दी थी मैंने उस टाइम ही, कि वहाँ गलत हो गया मेरा, क्योंकि वहाँ डी की बजाय हड़बड़ी में ई लगा दिया था हमने। ये गलती नहीं करनी है, अब हो ही जाता है, क्या कहें, वहाँ जब आप बैठते हो तो वो प्रेशर काफ़ी हैवी होता है, तो ऐसे नॉर्मली तो कहना कि नहीं करना चाहिए ठीक है, लेकिन एक आध छोटी मोटी, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एकदम इजी है लेकिन फिर भी चला गया। उसके बाद हालांकि मैंने हैंडल कर लिया था, 90 नंबर वैसे ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें लगता है जैसे कि उसकी रैंकिंग जा रही है तो हमको और नंबर लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, ₹1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। आप CI निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने ये तो रेड पेन से अभी लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो वहाँ मैंने नहीं लिखा था, वहाँ तो डायरेक्ट ये पुट किया था मैंने। तो ये आया था मेरा 81.6, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 81.6 जो कि आप फॉर्मूला आप देख सकते हो, CI = P × 1 + R/100 का पावर n यहाँ पे समय से होता है, इसको T भी लिख सकते हो, -1 हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आपको, कुछ फार्मूलाज आपको, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हो, आप जनरल पेपर करने वाले हो, फिर भी आपको छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज तो याद करने होंगे, क्योंकि 8 नंबर की जनरल पेपर में मैथ आती है, उसको हम छोड़ तो नहीं सकते। एक एक नंबर से, यहाँ एक नंबर उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है एक नंबर से, वो तो तब पता चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 8 नंबर नहीं करेंगे, चलो मैथ नहीं पढ़ते, उसको भी पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, अपने सब्जेक्ट से थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर।
क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है, फिर भी हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था, उसको ज़्यादा टाइम ना देके थोड़ा टाइम दिया था। तो यहाँ पे ये तो मेथड ठीक है, ये फार्मूला, ये मैथ की अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, किससे ज़्यादा जनरल पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको तो उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली देखते चलते हैं। ये मेथड अप्लाई करने से अच्छा है अगर हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करें। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जैसे कि एक a प्लस बी इंटू प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, यही होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाते, निगेटिव है तो निगेटिव लगाते। कोई भी चीज़, अगर कोई भी राशि मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे सक्सेसिव लग सकता है, जैसे क्षेत्रफल पूछा और घनाभ का आयतन पूछा, तो ये सब मल्टीप्लाई में राशियाँ होती हैं, तो इस पे हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ये तो अभी हमने सक्सेसिव मेथड लगा के आपको दिखाया कि कैसे 8.16% 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में आ जाता है आपका, फिर आप 1000 का आप लगा देते फटाक से। लेकिन ये है कि वहाँ मैंने इससे किया था, आंसर हालांकि आया था लेकिन मेरा 1 मिनट चला गया था, उसके बाद मैं ट्रैक पे आ गई थी कि इतना लंबा मैंने नहीं यूज़ किया। उसके बाद यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 मिनट दे दिया, तो ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री की हो कि भुजाओं की संख्या। अब यही है, कुछ अब मेंसुरेशन डायरेक्ट फार्मूले बेस होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, हालांकि थोड़ा सेंस तो यूज करना है। लेकिन अब देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता हो कि प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है और उसकी अगर भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो एक कोण मिल जाएगा, लेकिन एक कोण का मान हमें 45 डिग्री दिया गया है, तो ये 45 यहाँ चला आएगा, यन उधर चला जाएगा, 360/45 यानी इक्वल में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम ना, अगर आप डायरेक्ट नहीं काट पा रहे वैसे डायरेक्ट 8 टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो 9 से काटिए, 5 से काटिए, आप काटेंगे, सॉल्व करिए। 9 से काटते हैं, 9 5 जा 9 4 जा 36, यहाँ 40 आया, 5 8 जा 40, यानी इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी इज इक्वल टू 8 आ गया, हम करेक्ट कर देंगे। वहाँ इतना लंबा हमने नहीं किया था, बहुत ईजी तरीके से करते हैं, क्योंकि इतनी दूर देर करने जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक घनाकार बर्तन, ये क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अभी आप बताइए, किसी भी बर्तन में कुछ रंग रखेंगे तो वो उसके आयतन में ही रखेंगे ना, उसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाकार का, इसीलिए कहते हैं कि कुछ फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। अलग से फार्मूलों की वीडियो आपको मिल जाएगी जो सिंपल होंगे और जो आपके लिए ज़रूरी भी होंगे, जैसे ये बहुभुज का था, यहाँ पे सियाई निकालने का, एसआई निकालने का, ये आयतन, वक्रपृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का तो डायरेक्ट फार्मूले पे होता है। चलिए देख लेते हैं। आयतन, घनाकार आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप 480 उसका आयतन समझ लीजिए, क्योंकि आयतन में ही रखेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई से भाग दे देंगे, आपको डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा 8 6 48। तो ऊंचाई हमें कितनी रखनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट था, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में आपका हो जाता अगर आप फॉर्मूला याद करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा वरना। ये देखिए, आप 4 से मल्टीप्लाई किए, इतना आ रहा था, देखते हैं ज़रा। जब 11 से इतना किया, हमने तो डायरेक्ट ये ट्राई किया था, ऑप्शन से ही किया था, आप देख सकते हैं वहीं पे किया है। तो 16, इसमें 11 4 जा 16 आ रहा था, और जब 11 का 7 गुना बोला है तो 11 7 जा 77, कह रहा है 7 गुना से 61 उतना अधिक है। 7 गुना 61 से अधिक है, 61 से अधिक है मतलब 77 जो है 61 माइनस करिए 16 आ रहा है, और 60 उसके 4 गुना से उतना अधिक है। तो 60 माइनस 44 किया तो 60 इक्वल आया, क्योंकि दोनों ही बराबर बोला गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके लिए फार्मूला ढूंढने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है, तो आयत की बीमाएँ सेंटीमीटर में क्या है।
आप देखिए यहाँ पे बोला गया है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यहाँ से रेशियो निकाल सकते थे, हम रेशियो पे रख सकते थे, रेशियो से भी आसान होता है। यहाँ पे रख दिया था हमने, चौड़ाई की जगह 3l/4 रख दिया था। उसके बाद ये इसको सॉल्व किया, 4l + 3l 7l हो गया, अपॉन में 4 है, 2 है, मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 7l/2 आएगा। 2 जब 546 से मल्टीप्लाई होगा 192 आएगा। 7l इज इक्वल टू 192 आएगा। अब l इज इक्वल टू 156 आ जाएगा, जो कि वहाँ पे सॉल्व किया था, ये तो अभी आपके लिए लिखा 156। l लंबाई 156। आप सोचेंगे ऑप्शन ए मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट कर देते हैं, मैंने भी करेक्ट किया तुरंत। लेकिन ये नहीं कि मेरा गलत नहीं हुआ था ये। उसके बाद जब हम बी पे रखते हैं, बी की जगह एल हमें पता चल गया है तो 156 रखेंगे। जब 156 इंटू 3/4 करेंगे, 4 से सिंप्लीफाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके 117 आएगा। क्या 100 इसकी लंबाई जो है आपको 156 मिल गई और चौड़ाई जो है 117 मिल गई। क्या दोनों ऑप्शन, किसी ऑप्शन में है दोनों डिजिट? नहीं है। दोनों संख्या किसी एक इसमें है, एक इसमें, दोनों एक में नहीं है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक बैग में 187 रुपये हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 3:4:5 के अनुपात में है। ये सिक्के जो हैं इस अनुपात में हैं। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। ये तो हाँ, मेरे सॉल्व करने का तरीका ये है। रुपए पैसे ये फटाफट लिखिए, आप रेशियो लिखिए। उसके बाद 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपये होगा, 50 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये होगा, 10 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो 0.5 रुपये होगा। और टोटल जितना है 187, सारा रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 आएगा, रेशियो से डिवाइड करिए, सॉरी, फिर उसके बाद 17 आएगा। 17 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, खुद ही आपको पैसा मिल जाता है। तो ये ऑप्शन आया था 102, 68, 170, ये ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा 61 का ए। मैथ की अलग से वीडियो आपको मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और छोटे छोटे फार्मूलाज आपको मिलेंगे और कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको बताया जाए। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के, आपको जूनियर साइंस की तैयारी करने के लिए, साइंस एंड मैथ के लिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अभी हमने पहले भी बताया था, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, कोई राशि मल्टीप्लाई में है तो वहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी लगा दिया था। देखिए 40 + 40, 40 × 40, जो कि सक्सेसिव होता है a + b × a+b+a/b/100। अगर यहीं बढ़ने की जगह घट रहा होता तो माइनस लगाते, घट नहीं रहा है तो माइनस नहीं लगाएंगे। 40 + 40 + 40 × 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, और 40 40 80, 80 + 16 करेंगे, आपका 96% आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 62 का। 63 है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं फिजिक्स से भी थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। अगर आप देखे होंगे तो, जियोस्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 35,000 किलोमीटर, कुछ समथिंग करके होता है। जबकि 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता? ये आपको ये एनसीईआरटी में क्लास 10th का चैप्टर है जो विद्युत करके, उसमें आपको मिल जाएगा। ये दोनों राशि हैं, r = vi होता है, यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे ये मिलेगा, लेकिन ये नहीं है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर में, इसलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ये भी आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट या सेकंड करके ऐसे ही कुछ चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, दोनों सही होगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी क्या है? नेप्थलीन। नेप्थलीन जो होता है कोल तार से बनता है, मौत और कीटों को भगाने हेतु। ये मैंने डिटेल में रख दिया था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मरकरी, वास्प तथा आर्गन। यहाँ पे जो हम नॉर्मल बल्ब देखते हैं वहाँ पे अक्रिय, नाइट्रोजन और हीलियम होता है, लेकिन इसमें बोला है प्रतिदीप्त ट्यूब में, तो उसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का।
क्वेश्चन नंबर 67 है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। ये बहुत ही आसान था, प्लाविका, प्लाज्मा, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए लसिका भी जबकि तरल होता है हमारे उसमें आता है संयोजी ऊतकों में ही, तो इसीलिए मैंने लगा दिया था एक से अधिक, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा होता है। ये भी आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी में, क्लास 9 के एनसीईआरटी में बताया ही गया है। 68 क्वेश्चन नंबर है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड। ये भी एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 69, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होती है तो निम्नलिखित में से विनष्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 70 है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपघटक। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये था आपका जनरल पेपर का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।